एवरीवन, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज, एनपीयू, मेदिनीनगर, पलामू से। यह क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर ओल्ड कोर्स बच्चों के लिए है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1880 के दशक में राजनीतिक चेतना का काफ़ी प्रसार हो चुका था। राजनीतिक गतिविधियां एक राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करती जा रही थी। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के प्रयास से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था। अर्थात स्थानीय स्तर पर जितने भी संगठन थे उनके कार्यों को एक रूप प्रदान करना था, ताकि लोगों में राष्ट्रवाद और विभिन्न प्रकार के जो शोषणकारी नीति थी अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, उन नीतियों पर लोगों के विचार में, लोगों के दिमाग तक पहुंच सके, उस पर लोग जागरूक हो सके। 1885 ईस्वी में मेहता, तैलंग एवं तैयब जी ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन की स्थापना लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं इल्बर्ट बिल की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। फिर भी राजनीतिक संगठनों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास बम्बई समूह के राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया, जो अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त होने तक जारी रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक दौर में अंग्रेजी सरकार का रुख अति उत्साहपूर्ण था, चूँकि इसकी स्थापना में ए.ओ. ह्यूम एवं अन्य अधिकारी भी संलग्न थे। अंग्रेज कांग्रेस को भारतीय बुद्धिजीवियों के एक संस्था के रूप में देखते थे, जिसका राजनीतिक स्वरूप उसके समक्ष स्पष्ट नहीं था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में होने के साथ ही उस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस तरीके के राष्ट्रीय आंदोलन का कोई स्वरूप निर्धारित नहीं था कि इन मापदंडों के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आगे की गतिविधि तय की जाएगी। इसलिए अंग्रेजों को भी इस बात का पता नहीं था कि आगे की रणनीति कैसी होगी और क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में इतने सफल होंगे कि यह आज़ादी तक चली आएगी। वहीं दिन प्रतिदिन कांग्रेस की लोकप्रियता में वृद्धि होती चली गई। इसके प्रभाव के विकास को रोकने के लिए अंग्रेज प्रयत्न प्रारंभ करने लगे। कांग्रेस के प्रति सरकार ने अपना रुख इसलिए परिवर्तित कर दिया कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता के आकांक्षाओं को एक स्पष्ट एवं संगठनात्मक रूप से रूप देने में सफल होने लगी है। फलतः कांग्रेस को सरकारी संरक्षण एवं प्रश्रय से तो
अवश्य हाथ धोना ही पड़ा, बल्कि भारतीय जनता में भी इसकी लोकप्रियता हाथ धोना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता में इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई। अर्थात अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना के समय अति उत्साहित थे कि कहीं न कहीं 1857 के पश्चात से निरंतर जो विद्रोही प्रवृत्ति और जन आंदोलन जो चलाए जा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर बड़े बड़े विद्रोह किए जा रहे थे, उस विद्रोह को रोकने के लिए इन्होंने कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से करने के लिए प्रोत्साहित किया था और सहयोग भी किया था कि कहीं न कहीं इस बुद्धिजीवियों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या अन्य जो छिटपुट घटनाएं या क्षेत्रीय स्तर पर घटनाएं घट रही है उसको रोका जा सके और उसको दूसरे तरीके की गति प्रदान किया जाए। परंतु इस गतिविधि को देखते हुए भारतीय जनता में कांग्रेस के प्रति कहीं न कहीं उत्साह जगी और अंग्रेजों का जो रुख था प्रारंभ में वह बदलते चला गया। यानी अंग्रेज अब धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने लगे और उसका विरोध अपने अपने स्तर पे उसको कहीं न कहीं दबाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच भारतीय नेताओं द्वारा सुरक्षा क्या कहते हैं उसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर एक आरोप भी लगा जिसको सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है कि सेफ्टी वाल्व दरअसल कांग्रेस की स्थापना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचार सुरक्षा कपाट अर्थात सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है। यह प्रथमतः यह सिद्धांत ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरवन ने उल्लेखित किया। बाद में पुनः लाला लाजपत राय, एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी, गोलवलकर तथा रजनी पामदत्त द्वारा भी यह विश्लेषित किया गया। इस सेफ्टी वाल्व के अनुसार कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों द्वारा उभरते भारतीय असंतोष को नियंत्रित करने का प्रयास था, जिसे डफरिन और ह्यूम ने मिलकर बनाया था। अर्थात जो बातें मैं कह रहा था आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे इस तरह के आरोप लगे कि अंग्रेजों की एक चाल थी जो उस दौर में 1857 के विद्रोह से लेकर 1885 तक जो घटनाएं घटी थी, इसके पूर्व भी जो घटनाएं घटी थी उससे अंग्रेजों ने अपनी रणनीति को बनाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में सहयोग किया। यह बात कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। इस बात को लेकर, इस आरोप, इस सिद्धांत को लेकर इतिहासकारों में एक मत नहीं है, इसलिए आप यहाँ सिर्फ सुरक्षा बल के सिद्धांत क्या था उसको समझने का प्रयास करिएगा। जब मास्टर क्लास चले जाएंगे तब उसमें आपको विमर्श इसको देखने को मिलेगा कि वाकई में सुरक्षा बल कितना कारगर हुआ था उस दौर में। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के मूल उद्देश्य पे प्रकाश डालेंगे कि किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उसमें पहला था कि भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। अर्थात भारत एक राष्ट्र के कैसे निर्माण में उसकी जो प्रक्रिया प्रोसेस है उस प्रोसेस को लोगों तक बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना तथा भारतीय राष्ट्रीयता व भारतीय सामूहिक पहचान को प्रोत्साहित करना। दूसरा, भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, अर्थात राजनीतिक चेतना का विकास करना भारतीयों में, ताकि वे चढ़ बढ़कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बन सके। इसके अतिरिक्त तीसरा, औपनिवेशिक शासन तथा शासन के प्रति समझ को विकसित करना। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के क्या स्वरूप थे, उसके शोषणकारी एवं दमनकारी जो रूप थे, उन रूपों को भारतीयों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस दौर में अपने अपने स्तर पे कर रही थी या इसका करने का निर्धारण उस मंच पे किया गया। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो है एक ऐसा सशक्त साझा राजनीतिक मंच का निर्माण करना था
वह एक ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रस्तुत करना था जिसका मैसेज जो था, जिसका उद्देश्य जो था, अखिल भारतीय स्तर पर किया जा सके, संपूर्ण भारतवासियों के लिए किया जा सके, ताकि उस मंच पे जितने भी गतिविधियां थी, राष्ट्रीय आंदोलन या शोषणकारी औपनिवेशिक शासनकाल की जो रणनीति थी, उन शोषणकारी स्वरूपों को उजागर किया जा सके, उस पर प्रकाश डाला जा सके, ताकि अधिक से अधिक लोग उसके शोषणकारी दमनकारी नीतियों को समझ सके। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेक्स्ट उद्देश्य था वो था अखिल भारतीय नेतृत्व का विकास करना। अखिल भारतीय स्तर पे ऐसे नेतृत्व लाना था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान कर सके, यानी आधुनिक राष्ट्र के चेतना जगा सके लोगों में। इसके अलावा प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों को प्रोत्साहित करना था, ताकि विभिन्न प्रकार के लोगों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद के प्रति लोगों में चेतना जग सके। प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों का मतलब ही हुआ कि लोकतंत्र के कुछ आदर्श हैं, उन आदर्शों को कैसे भारतीयों के प्रति भारतीयों में अलख जगाया जा सके। यही कारण है कि जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग होती थी, उसका बैठक होता था, या उस जिस राज्य में होता था उस राज्य के उसका अध्यक्ष नहीं होता था। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, तो कलकत्ता का कोई भी उसका अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता था, बल्कि महाराष्ट्र या मद्रास या अन्य क्षेत्र के उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। इन सब चीज़ों का उसके नोट्स रखे गए थे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित किया जा सके और चेतना का डेवलपमेंट किया जा सके। ये तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य हुआ, जो कहीं न कहीं आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निर्वाह करी। इसके पूर्व भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए भारतीयों द्वारा, जो कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, जैसे भारत आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण के उदय के महत्वपूर्ण कारण को इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें पहला था औपनिवेशिक शासन के चरित्र। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ दृढ़ करने के लिए, यानी अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तथा आर्थिक शोषण के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक क्षेत्रों में जिन आधुनिक पद्धतियों का विकास किया, इन्हीं पद्धतियों ने आगे चलकर भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अर्थात इसका मतलब हुआ राजनीतिक चेतना, राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक क्षेत्रों में जिन पद्धतियों का प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए आर्थिक क्षेत्र में रेलवे का विकास किया गया। रेलवे के विकास ने अंग्रेजों ने अपने सुदूर क्षेत्रों से कच्चे मालों तथा पक्के मालों को पहुंचाने के लिए रेलवे का विकास किया जा रहा था, ताकि अधिक से अधिक कच्चे माल प्राप्त किया सके और अधिक से अधिक बने हुए वस्तु जो थे, उन वस्तुओं को अधिकतर लोगों तक बेचा जा सके। इससे अत्यधिक मुनाफा होने की संभावना थी अंग्रेजों को, जो हुई भी, परंतु इसका एक दुर्गतम परिणाम यह निकला कि इस रेलवे में जब भारतीयों ने सफ़र करना शुरू किया, तो लोगों में कहीं न कहीं समस्याएं उभर कर सामने आई कि अच्छा, मद्रास की समस्याएं ऐसी है, कलकत्ता की समस्याएं ऐसी है। तो हर तरह की समस्याएं उभर कर जब सामने आई, तो उसका एक ही दुश्मन दिखा, उस शोषणकारी नीति का एक ही स्वरूप दिखा, अंग्रेजों का स्वरूप, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण कहीं न कहीं, कि इसके एक ही शत्रु है सभी भारतीयों के, जो शोषण की प्रवृत्ति हर राज्य में तरह तरह के फैलाकर बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि आर्थिक एवं सैनिक क्षेत्रों में जो भी गतिविधि अंग्रेजों ने लाया, उसका दूसरा परिणाम निकला कि उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद के चेतना में उसकी भूमिका निकली। इसके अतिरिक्त दूसरा जो था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, 1828 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा इस ब्रह्म समाज के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो कुरीति थी भारतीय समाज में, उस पर प्रकाश डाला गया। एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया, मूर्ति पूजा, छुआछूत या
बाल विवाह सती प्रथा मेनली जो 1829 में समाप्त कर दिया गया, सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से उसको उस कानून को बनाया गया कि अब किसी प्रकार के महिलाओं के साथ कोई शोषण नहीं होगा, उनको सती होना नहीं पड़ेगा। तो इस ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज इत्यादि जो समाज उस समय गठित किए जा रहे थे, इससे प्राचीन भारतीय कृति जो थी, उन कृतियों को उस चोट करने पर उस पर प्रहार करने से कहीं न कहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हुआ, उसकी पृष्ठभूमि तय हुई कि कहीं न कहीं हमें अपने राजनीति के साथ साथ सामाजिक जो कृति हैं, जो ढोंग ढकोसला है, उस पर हमको प्रहार करना पड़ेगा। बाल विवाह, छूताछूत, विधवाओं का विवाह नहीं होता था उस दौर में, आजीवन महिलाओं को बिना विवाह के रहना पड़ता था अगर पति उसका मर जाता था। इसके अतिरिक्त कहीं न कहीं सती प्रथा, जब पति की मृत्यु के पश्चात सती होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो कारण जो उभर के सामने आता है वो है पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। इसने शिक्षित भारतीयों के मन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा राष्ट्रवाद एवं स्वशासन की भावनाएं जागृत की और यही चल के कहीं न कहीं आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय जब पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य पुस्तकों का अध्ययन किया उन्होंने, तो कहीं न कहीं आगे भारत में सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस तरीके के अन्य लोग भी जब विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन किए तो पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन, प्लेटो, अरस्तु, रूसो इत्यादि जो चिंतक थे, उनको अध्ययन करने के पश्चात इनमें कहीं न कहीं चेतना का डेवलपमेंट हुआ और ये भारतीयों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके अतिरिक्त आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस एवं समाचार पत्रों की भी भूमिका अद्वितीय है। इसने शिक्षित भारतीयों में आधुनिक विचार के साथ साथ सरकार की गलत नीतियों का भी विश्लेषण बड़े पैमाने पे जमीनी स्तर पर करने का प्रयास किया, जिससे कहीं न कहीं जो भारतीयों की शोषण के बिंदु थे, शोषण के तरीके थे, उन तरीकों को भारतीयों तक समझाया सके, उनको पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की भूमिका, अर्थात आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में या उदय में जो महत्वपूर्ण कारक रहा, वो महत्वपूर्ण कारक जो रहा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का भी भूमिका रहा। इस मध्यम बुद्धिजीवियों ने अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासन वर्ग के समीप रहने के कारण आगे चलकर समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन का समय समय पर नेतृत्व भी किया, जिससे भारतीयों में आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रति चेतना जागृत हुई। इन सबों के अतिरिक्त भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण की भूमिका आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के अधीन एक समान राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई तथा समरूप आर्थिक नीतियां अपनाई गई। इस प्रकार के एकीकरण से विभिन्न आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। यातायात, संचार साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों को लोगों को आपस में संपर्क स्थापित करने में सुविधा हुई। जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप रेलवे का आविष्कार बताया था कि अंग्रेजों ने रेलवे का आविष्कार अपने लिए किया था, अपने व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया था, परंतु कहीं न कहीं उसके माध्यम से, रेल के माध्यम से लोगों का आवागमन बढ़ा, लोगों में भाईचारा, आपसी मतभेद और राष्ट्र कहीं न कहीं कि हम इस भारत के राष्ट्र के निवासी हैं, एक दूसरे में हम भी हिंदुस्तानी के जागरण बड़े पैमाने पर फैलने लगे। इसके अतिरिक्त सबसे जो महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में रहा, जो राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना को डेवलपमेंट या विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, वह था भारत में आर्थिक इतिहास लेखन की शुरुआत। जैसे दादा राममोहन नौरोजी ने, रानाडे ने, इन लोगों ने जितने भी अंग्रेजों की शोषणकारी रणनीति थी, शोषणकारी जो तरीके थे, उन तरीकों पर प्रहार किया। जैसे भारत से धन निर्गमन का जो मुद्दा लाया दादा भाई नौरोजी ने, और भारत का प्रति व्यक्ति आय गठन किया, बताया कि भारत में अंग्रेजों उस दौर में 1860 के दशक में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है, और उस धन के निर्गमन की वजह से ही भारत की आर्थिक स्थिति या विभिन्न प्रकार की स्थिति
का जन्म ले रही, इस तरीके का कहीं न कहीं लेखन की शुरुआत हुई और लोगों में जागरण आया, लोगों की चेतना में डेवलप करने लगा। इसके अलावा लेखकों ने निर्धनता का मुद्दा सामने लाया, अकाल, महामारी, विभिन्न प्रकार के जो था उसका आर्थिक विश्लेषण जब करना शुरू किया तो लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसके अतिरिक्त नमक एक मूलभूत चीज़ भारतीयों या किसी भी देश के लिए रहा है। जब भारतीयों पे नमक पे भी टैक्स लगाया गया, नमक पे टैक्स देने की बात कही गई, तो उसका भी बड़े पैमाने पे विरोध किया गया और उस विरोध की वजह से लोगों में अंग्रेज़ों की जो चाल थी, वो रणनीति थी, उस चाल का उजागर हुआ। इसके अतिरिक्त आप उस राष्ट्रवाद के निर्माण में या उदय में स्वदेशी एवं बहिष्कार का मुद्दा भी देख सकते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार से मतलब है कि स्वदेशी जितने उत्पादन थे, भारतीयों ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया एवं विभिन्न तरीके से, जैसे कपड़ा, नमक, जो भारत में नमक उत्पादन होता है उस नमक का प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं मूलभूत चीज़ें होती हैं उसका प्रयोग भारतीयों ने करना शुरू कर दिया। परंतु जो विदेशी उत्पाद थे, जो भारत से कच्चे माल ले जाके अंग्रेज ब्रिटेन में पैदा करते थे, उसको बनाते थे और उस पक्के माल को लाके फिर वापस भारतीय बाजार में बेचते थे और बेहिसाब उसका दाम लेते थे। तो उसका भी कहीं न कहीं उन विदेशी वस्तुओं का, चाहे उसमें कपड़ा हो या विभिन्न प्रकार के उपभोग की वस्तु हो, उसका बहिष्कार बड़े पैमाने पे किया गया, जो कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त कालांतर में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए, जो कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में शक्ति देती है, उसकी रूपरेखा तय करती है। इस क्लास में इतना ही। फिर आगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्वदेशी मूवमेंट पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।